आज हम चर्चा करेंगे नजीब जंग साहब के साथ, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और जामिया के पूर्व वाइस चांसलर। कई मुद्दों पर बात करनी है। जंग साहब जो है न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है सर कि जो कुछ देखने को मिला है पिछले दिनों, जो कुछ हुआ, बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं को हटाया उनके बयान को लेकर के, और अरब वर्ल्ड में जो रिएक्शन हुआ उस पर आपका क्या कहना है? मनोरंजन, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया। देखिए, जो हुआ है और जो हो रहा है ये भारत के लिए एक तरह से शर्मनाक है। हमारे मिडिल ईस्ट से बहुत गहरे संबंध रहे हैं, आज से नहीं 1300-1400 साल से। और ये जो मुल्क हैं, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, ईरान है, इनमें प्रधानमंत्री जी ने जा के और हिंदुस्तान की छवि सुधारने की कोशिश की है। और एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि उनमें ये फीलिंग ना हो कि हिंदुस्तान जो है वो किसी तरह से भी इन मुल्कों से अलग है। आप देखेंगे कि अबू धाबी में तो जाके प्रधानमंत्री जी एक मस्जिद में गए और फिर एक मंदिर में गए। ये एक संकेत था कि हमारी भावना इन मुल्कों से एक ही है। अब जब इन मुल्कों में ये हुआ है तो ऑब्वियसली एक उन लोगों में इंप्रेशन है कि हिंदुस्तान एक अलग रास्ता अपना रहा है जो मुनासिब नहीं है, और उससे ऑब्वियसली हिंदुस्तान की छवि को इम्पैक्ट हुआ है। तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल सही किया कि इनको प्रवक्ताओं को हटाया है, क्योंकि मिस शर्मा और जिंदल साहब के जो वक्तव्य थे ये बड़े बचकाने थे, और किसी सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे सबक मिलेगा लोगों को, और ये सब मैच्योर देश हैं, ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं तो शायद इन लोगों पे ताला लगे। बीजेपी ने उनको फ्रिंज एलिमेंट कहा है, तो उस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि फ्रिंज एलिमेंट तो पूरे पार्टी में भरे पड़े हैं। मेरा नहीं मानना कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। ऐसा एलिमेंट बहुत बढ़ गया है पिछले 7-8 साल में। ऐसा लगता है कि अलमारी में लोग छुपे हुए थे जो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो ये एजुकेशन का सवाल है, ये इनको समझाने का सवाल है। ये फ्रिंज एलिमेंट को समझाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्रिंज एलिमेंट को इनकरेजमेंट दिया जाएगा तो उससे तकलीफ होगी। और मेरा बार बार ये कहना रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ऊंचा कद है, उनको इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि यू नो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। हमने साथ मिलके इस मुल्क के लिए खून बहाया है। आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज यहीं दफनाए गए हैं, यहीं उनकी अर्थियां गंगा में बहाई गई हैं। तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही बचकानी बात है ये कह देना कि इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे या इनसे नफरत करना। हिंदुस्तान तरक्की करेगा जब हम सब मिल के साथ चलेंगे, और मोहब्बत के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन पिछले 7-8 सालों में जो देखने को मिला है वो कुछ और तस्वीर बयां करती है। जो माइनॉरिटी का जो हाल है, उन पे जो कुछ हुआ है, वो तस्वीर तो कुछ अलग है सर। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले 7-8 साल में माइनॉरिटीज में, मतलब क्रिश्चियंस और मुसलमानों में खासकर, और इसमें मैं सरदारों को भी शामिल करता हूं, वो भी एक तरह से इसमें है कि एक अजीब संकेत दिया गया है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं, और उससे उनकी कॉन्फिडेंस में बहुत एक धक्का लगा है। इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इनको साथ लेके चलना, उनको ये बताना कि हिंदुस्तान का हिंदू तबका वरद हस्त हम पे रखता है, हमारा बड़ा भाई है, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे पिछले 7-8 साल में इस भावना को धक्का लगा है, और इसमें कोई शक नहीं। तो इस भावना को पाटने के लिए क्या कदम उठाया जाए? आप तो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, सारे जो हैं एकजुट होते हैं, 250 लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उसका तो कुछ हल दिखता नहीं है।
ये मेरे ख्याल इसमें सब में समय लगेगा, क्योंकि ये विचारधारा बदलने की बात है। देखिए, दो संकेत तो आपको मिल गए। 4 जुलाई 2021 में माननीय भागवत जी ने एक संकेत दिया था मेरठ में, और अब उनका जो सबसे रिसेंट बयान आया है, ये संकेत है कि हमें अपना रास्ता बदलना है। और यही तरीका है कि बार बार इस कद के लोग अगर हिंदुस्तान में बात करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बात करनी पड़ेगी, बुद्धिजीवियों को बात करनी पड़ेगी, तब ये मसला हल होगा। आपने जिक्र किया मोहन भागवत जी का, ज्ञान वापी पे दखल नहीं देंगे, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, रोज नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन 3 स्टेटमेंट को? बहुत ही सरल भाषा में माननीय सर संचालक एक बहुत बड़ी बात कह गए। उनका ये कहना है कि इतिहास को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। इतिहास के पन्नों में अच्छी घटनाएं भी हैं और दर्दनाक घटनाएं भी हैं। अगर बादशाह अशोक ने कलिंग में लाखों को मारा था तो उसके बाद उनके शांति का संदेश भी फैला है। अकबर बादशाह एक तरह से इस्लाम तर्क करके दीन इलाही की बात करते थे। तो ये जो उन्होंने संकेत दिया है कि इतिहास को हम बार बार अपने जख्म हरे करके, इनसे हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसको हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा और एक नए हिंदुस्तान की परिकल्पना हमको करनी है जिससे हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं इस संकेत को ऐसे ही मानता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माननीय भागवत जी अपनी बात को धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनकी एक सोच है। जो मैंने आपको इस बयान में पहले कहा कि धीरे धीरे विचार परिवर्तन हमें करना पड़ेगा लोगों में। लेकिन सर, जब मर्ज ला इलाज होने पे दवा आप लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मैं नहीं समझता कि ला इलाज। देखो, अगर इंसान की बॉडी में 2 सेल्स आपस में लड़ जाएं तो उससे कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर का इलाज निकलता है और कैंसर का इलाज उस अंग को ऑपरेट करके होता है। माननीय भागवत जी जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल अभी कीमोथेरेपी वाली स्टेज है। अब इसका शायद आगे ऑपरेशन हो, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 सेल जो हमारी बॉडी में, भारत माता की बॉडी के अंदर ये सेल हैं, हिंदू, मुसलमान, जूस, पारसी, सिख, ईसाई, ये सब हमारे सेल्स हैं। इनको हम लड़ने नहीं दे सकते, इनको हमें जोड़ना होगा, और अगर ये लड़ेंगे तो इनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि ज्ञान वापी एक झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, अब तो कुतुब मीनार को खोदने की बात हो रही है, जामा मस्जिद को खोदने की बात हो रही है, आप कहां कहां खोदेंगे? यही तो मेरे ख्याल भागवत जी का इशारा है कि देखिए, रेकन्सिलिएशन करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत संजीदगी से इसको सुनना चाहिए। अगर हम आपस में बैठ के इसका हल निकाल लें वो बहुत उचित है, और वही सबसे अच्छा है कि ज्ञान वापी पे भी हम कर सकते हैं, मथुरा पे भी हम सुलह कर सकते हैं। अगर नहीं होगी तो कोर्ट्स करेंगे, लेकिन 2000 मस्जिदों पे या 200 मस्जिदों पे सुलह होगी नहीं। कहीं ना कहीं इसको खत्म करना पड़ेगा। प्रॉब्लम मनोरंजन ये है कि कौन किस से बात करे। मुसलमानों में भी दसियों तंजीमें हैं और हिंदुओं में भी दसियों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कौन किससे बात करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सर संचालक महोदय जैसी हस्ती इसमें बीच में पड़े और चंद जो इंपॉर्टेंट मुसलमान ग्रुप्स हैं वो इसमें बीच में पड़ के बातचीत करें। अगर ज्ञान वापी देने से या मथुरा देने से समस्या का हल हो सकता है, अगर मेरी आपकी दिली मोहब्बत बढ़ सकती है, तो ये दे देना उचित है। हम कब तक इसको रखेंगे? ये हमें अपनी मोहब्बत बढ़ानी है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर 10 मस्जिदें आप देते हैं तो दे दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान की बहबूदी, हिंदुस्तान की अखंडता जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हिंदू सैक्रिफाइस करेगा, मुसलमान सैक्रिफाइस करेगा, सिख सैक्रिफाइस करेगा, तभी हम एकजुट होंगे। लेकिन बात तो केवल ज्ञान वापी मथुरा पे नहीं रुकेगी ना सर। एक सर संचालक एक बयान देते हैं, लेकिन पूरा जो रैंक एंड फाइल है वो तो अलग भाषा बोल रहा है। मैं बात से आपकी फिर सहमत हूं कि इस रैंक एंड फाइल की विचारधारा ही बदलनी पड़ेगी। अगर इस रैंक एंड फाइल की विचारधारा 50 साल से एक तरफ चल रही है तो उसको धीरे धीरे बदलना होगा। हमें उनको पढ़ाना होगा, हमें उनको नॉलेज और ज्ञान देनी पड़ेगी
के भाईचारे और मोहब्बत का रास्ता आगे है। इतिहास को न कुरेदो, अपने जख्म को दोबारा दोबारा हरा न करो। आप तो बुद्धिजीवी वाली बात कर रहे हैं, जो कि अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन में उतना अच्छा ना लगे, शायद दिखाई नहीं दे। इसी शहर में जो है महीनों तक जो है शाहीन बाग भी चला, और उसके बाद क्या क्या हुआ आप जानते हैं सब कुछ। मैं बिल्कुल जानता हूं, और जब इस किस्म की बात होती है तब सरकार एक कदम पीछे भी ले लेती है। अगर आप देखें कि सीएए का एजिटेशन जब चला और एक तरह से वो हिंदुस्तान भर में भड़का, तो आज तक सीएए के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई नहीं किए। आपने ये नहीं कहा कि हमने वापस ले लिया है, लेकिन सीएए को आपने इंप्लीमेंट भी नहीं किया। आप एनआरसी को भी आज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी एक चिंगारी हिंदुस्तान भर में आग लगा सकती है। तो सरकार भी संजीदा है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि इन ये जो दो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, इनको इन्होंने निकाला है ये संकेत देने के लिए कि भाई अब बहुत हो चुका, ये बचकानी बातें बहुत हो चुकी। अगर आप आगे बातें करेंगे तो शायद आगे और लोगों को भी निकाला जाए। मैं इसमें एक और बात कहूंगा, मनोरंजन, टेलीविजन चैनल्स का एक बड़ा नायाब रोल है हिंदुस्तान में ये आग लगाने में। ये जो आप टीआरपी के पीछे दौड़ रहे हैं, ये हिंदुस्तान की कीमत पे आप दौड़ रहे हैं। ये क्योंकि आज न्यूज प्रिंट तो कम पढ़ा जाता है, टेलीविजन चैनल्स आप लोग ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब चैनल ज्यादा देखते हैं, और ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री आपने हिंदुस्तान में जगह दी है, ये हमें आग लगा रहा है। हमें कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप लोगों को, आपके मालिकों को ये सोचना पड़ेगा घर में बैठ के कि ये हिंदुस्तान की बहबूदी के लिए अच्छा नहीं है। हमें संजीदा होना पड़ेगा। एक अंतिम का सवाल है सर, क्या आपको लगता है, सच में लगता है कि बीजेपी ने जो कार्रवाई की है वो जो है खुद को झांकने की कोशिश है, या अरब वर्ल्ड के दबाव में आके कार्रवाई की है? मेरे ख्याल दोनों है, मेरे ख्याल दोनों बातें हैं। अरब वर्ल्ड का दबाव है क्योंकि वो आज की तारीख में, जैसे मैं अब न्यूयॉर्क में हूं, तो मैं देखता हूं बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आप किस हिंदुस्तान से आ रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान नहीं था जो 1955 में और 1960 में था। ये बार बार बुद्धिजीवी बात करते हैं। जहां मैंने कुछ क्लासेस भी ली हैं, वहां भी यंग स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आप कौन से हिंदुस्तान से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल सरकार इससे आगाह है, लेकिन वही वाली बात आपका सवाल है कि एक तरफ सरकार में वो बुद्धिजीवी हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ वही लोग हैं जो इस चीज को पूरी तरीके से समझते नहीं हैं। और ये पहला संकेत है कि थोड़ा सा हमें संभलना जरूरी है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये आवाज है वो भी लोग सुनेंगे और वो भी समझेंगे। जो जहीन आवाज जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और जहां तक आपने टेलीविजन चैनल की बात की, तो ये एक बड़ा सवाल तो जरूर है इंडियन मीडिया के सामने। नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूयॉर्क से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।